गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ इमोशन। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th का सेकंड सेशन, जिसमें हमने इससे पहले सेशन में ब्लैक बॉडी तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज का सेशन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का है। ये क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और प्लीज़ क्या नाम है, आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल पड़ेगा मैं कमेंट बॉक्स में आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। नहीं तो अगर क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है तो इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले हम सारे चैप्टर्स का थ्योरी पार्ट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे वाली वीडियो का फ्लैशबैक देखें तो हमने पढ़ा था कि फोटो इज़ यूज्ड फॉर द लाइट। वाई वी यूज़ फोटो इज़ यूज्ड फॉर द लाइट। अगर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है समझने के लिए तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फोटोसिंथेसिस तो सुना होगा ना आपने। फोटोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ये वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस को। अगर नाम को तोड़ के देखते हैं हम, तो मैंने यहाँ से नाम तोड़ दिया फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक। लाइट की हेल्प से जो खाना बनता है उसे बोलते हैं लाइट की हेल्प से जो खाना बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटो कहोगे मैम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट यूज़ होती है? याद करो, मेरे सीखे हुआ ये बात नहीं पूछ सकते आप कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज़ होती है, विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर टू मेक फूड ना। सो इन फोटोसिंथेसिस नाम क्यों रखा गया कि जब हम लाइट की हेल्प से कुछ बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई दैट फोटो मीन्स लाइट। फोटो मीन्स लाइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो मतलब लाइट से होने वाला इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उस पूरे इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। फिर से सुनो, लाइट से, फोटो इज लाइट, लाइट से जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होगा इस पूरे इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डन। चलिए इसके लिए मैंने एक ट्यूब बनाया। यहाँ पे मैंने एक ट्यूब बना दिया ऐसे करके। ठीक है, ये ट्यूब में दो मेटल्स हैं। ठीक है, और यहाँ मेटल्स का कनेक्शन यहाँ पे बैटरी से है, ये बैटरी है, और इसका कनेक्शन यहाँ पे एमीटर से है। एमीटर आपने 10th में पढ़ा होगा, एमीटर क्या होता है। ठीक है, ये हमारा सेटअप बन गया। ये वैक्यूम है, इसमें कोई गैस पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट डाल रहे हैं हम। ये लाइट है, ये सन है हमारा। ठीक है, और इस पर मैंने ये सनलाइट डाली इस मेटल पे। ये मेटल की प्लेट्स है, ये मेटल की प्लेट्स है। ये जो दिख रही है ना, ये आपको मेटल की प्लेट्स हैं। ठीक है, कोई भी मेटल ले लिया, मैं सपोज करूँ यहाँ पोटेशियम ले लिया। क्या ले लिया? पोटेशियम। बहुत सारा रिएक्टिव मेटल होता है, मैंने पोटेशियम ले लिया। ठीक है, ये पोटेशियम मेटल की प्लेट्स है और ये सनलाइट पड़ रही है इस पर। डन। मैंने देखा कि जैसे ही सनलाइट पड़ी थोड़ी देर बाद एमीटर में डिफ्लेक्शन शो करने लगा। एमीटर में क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन शो करने लगा। और हमें पता है एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर करंट मेजर करता है। एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर करंट मेजर करता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि लाइट पड़ते ही कुछ तो ऐसा हुआ कि करंट फ्लो करने लगा, है ना। कि जैसे ही लाइट पड़ी मेटल पे, इस मेटल प्लेट पे लाइट पड़ी तो कुछ तो ऐसे हुआ कि एमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। एमीटर में डिफ्लेक्शन कब शो करता है? आमीटर में डिफ्लेक्शन कब शो करता है? जब करंट फ्लो कर रहा होता है। आमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट, आमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट ना। तो मैंने देखा लाइट पड़ते जैसे मेटल की प्लेट पे लाइट पड़ी, यहाँ से एक सर्किट टाइप का हो गया और आमीटर में डिफ्लेक्शन शो करने लगा। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई करंट जनरेट हो गया। अब करंट कैसे जनरेट हो गया? देखो, जैसे ही लाइट पड़ी मेटल पर, मेटल की प्लेट पर, तो मेटल की प्लेट में से मेटल के, हमें पता है मेटल पूरे किससे बने हैं? एटम में, एटम से मेटल। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम पूरा सोडियम एटम से बना है। और सोडियम एटम के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। जैसी फोटो कहने का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट। जैसे लाइट इस मेटल की प्लेट पे पड़ी, लाइट पड़ते ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, एक कनेक्शन बन गया, उसी इलेक्ट्रॉन्स ने करंट फ्लो करा। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। याद है ना, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव करे तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा।
ठीक है। जैसे ही लाइट पड़ी इस मेटल पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। इजेक्ट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो हमने एक चीज़ देखी कि इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलते ही क्या हुआ कि यहाँ पे एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने लगा। मतलब मेटल पे जब लाइट पड़ी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। इजेक्ट होना वर्ड मतलब बाहर निकल गए, और उनके बाहर निकलते ही दूसरे डायरेक्शन में करंट चालू हो गया। तो हो गया ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब लाइट पड़ने से पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाए, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं हम उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ? बिकॉज लाइट पड़ने पे वो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की प्लेट से जो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ई लिख दिया मैंने सबके आगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं इनका नाम हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये लाइट पड़ने से निकल रहे हैं, इसलिए इनका नाम हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। डन। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि लाइट मेटल पे जब भी हम लाइट डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में निकलते हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इससे एमीटर में डिफ्लेक्शन आया। इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज़ है। अब इसके ये एक्चुअली में ये सारी बातें, इसका एक्सपेरिमेंट हेनरी हर्ट्ज ने किया था। इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज ने। पर ये इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम हेनरी हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करा था ये, और एक इफेक्ट पूरा एक्सप्लेन किसने किया था या पूरा इफेक्ट किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके 3 ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने देखा विदाउट एनी टाइम लैग, बिना टाइम वेस्ट करे हुए, जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। मतलब जैसी लाइट पड़ी वैसे इलेक्ट्रॉन्स निकले। सपोज करो, और लाइट में से क्या निकलता है? याद करो लाइट में से कौन से पैकेट्स निकलते हैं? मैंने बताया था लाइट में से जो पैकेट्स निकलते हैं, विजिबल लाइट है ये, हमें सनलाइट दिखाई देती है। विजिबल लाइट में से जो पैकेट्स निकलते हैं उनका नाम क्या होता है? फोटोन। क्या नाम होता है उनको? फोटोन। फोटोन इज द पैकेट्स ऑफ विजिबल लाइट। पैकेट्स ऑफ विजिबल लाइट। चलो अब एक एग्जांपल देते हैं। चलो यहाँ से लाइट निकल रही है, सन में से लाइट निकल रही है, सन में से बहुत सारे फोटोन्स निकल रहे हैं। फोटोन्स आए, ये मेटल प्लेट है, मेटल के फोटोन्स आए, मेटल से टकराए और उसमें से उसने इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दिया। ये फोटोन्स आ रहे हैं, ये फोटोन्स आए, इस मेटल पे टकराए, इस मेटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उनको धक्का दे दिया। जब भी हम किसी को धक्का देते हैं तो चीज़ें क्या जाती है? आगे की तरफ जाती है। तो फोटोन्स ने इलेक्ट्रॉन जैसे मेटल पे पड़े, मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे दिया, पुश कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ चले गए। तो ये काम विदाउट एनी टाइम लैग होता है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विदाउट एनी टाइम लैग, बिना कोई टाइम लैग के, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आज लाइट डाली तो 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 1 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना टाइम वेस्ट करे, बिना टाइम लैग करे, लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर। सेकेंड, सपोज करो मैंने बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस की लाइट डाली है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाली है। मैंने ऐसी लाइट डाली जिसमें से 1000 फोटोन्स निकल रहे हैं। तो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को धक्का पड़ेगा। सपोज करो 1000 फोटोन्स सामने से आ रहे हैं, 1000 फोटोन्स 1000 इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे। तो जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है लाइट की, या जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ब्राइटनेस ज़्यादा तो ब्राइटनेस ज़्यादा, लाइट ब्राइट ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है उसकी, मतलब ज़्यादा फोटोन्स निकल रहे हैं, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे और मेटल से बाहर निकालेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से करते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? न्यू नॉट से। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ये तो सोडियम मेटल था, सोडियम और पोटेशियम।
हर मेटल की अपनी अलग लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। कहने का मतलब है, सपोज करो हर किसी की हम लोग बहुत डिफरेंट लोग हैं, सबकी लिमिट डिफरेंट होती है ना। किसी की लिमिट होती है बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की, किसी की लिमिट होती है बहुत कम पेशेंस रखने की, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पे, किसी को बहुत देर में गुस्सा आता है। तो सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है कि इतनी लिमिट में रहोगे तो मैं सही रहूँगा, इसके बाद लिमिट क्रॉस करी तो मेरे से प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं ना झगड़े में कह देते हैं, ऐसा करना नहीं है, मैं बता रही हूँ सबकी अलग अलग लिमिट होती है। उसी तरह डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट लिमिट फॉर द फ्रीक्वेंसी। लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी की आ रही है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, पर लाइट में दम ही नहीं है। दम मतलब एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी नहीं है। मतलब इस मेटल को निकलने के लिए, सपोज करो इस मेटल को, ये मेटल है, इसको ये मेटल की बात कर लेते हैं, ये है कोई भी मेटल मान लो XYZ, आयरन मान लिया, सपोज करो आयरन मान लिया, लेट्स आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ आयरन। आयरन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लाइट की इंटेंसिटी तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, प्लस उसे 20 हर्ट्ज एनर्जी, 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ आना चाहिए। मतलब जो लाइट सामने से आ रही है आयरन पे गिरने के लिए, मतलब ये आयरन है, इस आयरन पे जो लाइट गिरने के लिए आ रही है, उस लाइट में इंटेंसिटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, पर इंटेंसिटी तभी काम करेगी, लाइट की ब्राइटनेस तभी काम करेगी, जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी। अगर 20 हर्ट्ज होगी, ये लिमिट है, ये 20 हर्ट्ज इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी है। 20 हर्ट्ज से अगर लाइट आ रही है तब तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे। 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की लाइट आ रही है तब तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, इजेक्ट होंगे। पर अगर 20 हर्ट्ज से कम की लाइट आ रही है, अगर 20 हर्ट्ज जो लाइट सामने से आ रही है वो बहुत सारी आ रही है, बहुत सारी आ रही है लाइट, तो क्या हो गया, जब बहुत सारी लाइट आ रही है तो 20 पर सबकी फ्रीक्वेंसी मिला के वो 20 हर्ट्ज से कम है। तो चाहे लाइट कितनी भी कर लो, चाहे कितनी भी लाइट डाल लो, पर उसकी फ्रीक्वेंसी लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी से कम है। तो कहने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। हर मेटल की डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बराबर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, बाहर चले गए। पर उससे ज़्यादा डालोगे, सपोज करो मैंने फ्रीक्वेंसी डाल दी इस वाले में 30 हर्ट्ज, मैंने क्या करा, आयरन पे 30 हर्ट्ज डाल दी, क्या डाल दी 30 हर्ट्ज। तो अब दो काम होंगे, 30 हर्ट्ज डाल दी तो लिमिट क्रॉस हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस हो गई, मैंने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डाली है थ्रेशोल्ड से, ये वर्ड याद रखना, मेरी फ्रीक्वेंसी ये वाली है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। किसकी बात कर रहे हैं हम, आयरन की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी थी लिमिट 20 हर्ट्ज, पर मैंने तो 30 हर्ट्ज डाल दी, ज़्यादा डाल दी ना, डाल दी ज़्यादा। तो मेरे ज़्यादा डालने से दो काम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को तो धक्का पड़ेगा ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट होंगे ही होंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से मूव करने लगेंगे। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट डल रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। पर अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी मैटर करता है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो लाइट में कितनी ब्राइटनेस डाल लो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। हर मेटल की अपनी अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लिमिट डाल रहे हैं, जैसे 20 हर्ट्ज की लिमिट थी, मैंने 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दी, तो कहने वाला दो काम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट होंगे ही होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकलेंगे ही, साथ साथ क्या होगा, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी होता है उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक छोटा एग्जांपल देती हूँ, आपको पक्का समझ में आएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलो सपोज करो मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे जैसे, मैं अभी इंटेंसिटी की बात बता रही हूँ कि अगर इंटेंसिटी में दम ना हो, एनर्जी ना हो, तो देखना सामने से कोई मूवमेंट नहीं होगी। सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे जैसे 5 और खड़े हुए हैं, मतलब हम टोटल 6 लोग खड़े हुए हैं, टोटल 6 लोग खड़े हैं और सामने एक इंसान खड़ा है, मुझे उसे बुलाना है, तो मैं अपने मन में उसका नाम ले रही हूँ, हम सब मिलके अपने मन में उसका नाम ले रहे हैं, विदाउट एनर्जी अपने मन में उसका नाम ले रहे हैं, तो क्या उसे सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। पर क्योंकि हमने एनर्जी लगाई ही नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी ही नहीं है ना, हमारे उसकी कान की लिमिट, जो उसकी कान की सुनने की लिमिट थी, उससे हम बहुत नीचे बहुत धीरे बोल रहे हैं, उसको सुनाई नहीं दिया, तो वो अपने घर से बाहर नहीं आएगा। पर सपोज करो हम सब मिलके बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, बहुत एनर्जी से चिल्ला रहे हैं, तो इतनी तेज चिल्लाएंगे तो वो इंसान सुनेगा भी, घर से बाहर भी आएगा और भागा भागा हमारे पास आएगा। तो हमारी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, हम 6 बंदे हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी भी लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है,
थ्रेशोल्ड से लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, हम 6 ने चिल्लाया और बहुत एनर्जी से चिल्लाया, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी कान की लिमिट जो थी, उसकी कान की सुनने वाली लिमिट जो, उससे बहुत तेज हम चिल्लाए, तो 2 काम होंगे, वो अपने घर से बाहर भी आएगा वो इंसान जिसको हम बुला रहे थे, प्लस भागता हुआ आएगा। घर से बाहर हुआ, इलेक्ट्रॉन है वो, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल गया, भागता हुआ आया, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। यही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो 2 काम होते हैं। पहला तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इजेक्शन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी ताकत से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक ज़्यादा। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो ये कैसे बनेगा? दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी से चिल्लाऊंगी इंसान को, वो इंसान भागता हुआ मेरी तरफ आएगा। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इनका ग्राफ एकदम स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। डन? या तो पॉइंट समझ में आ गया। एक और चीज़, ठीक है, और इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ सीधा बनता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी में फर्क पड़ता ही नहीं है, चाहे कितनी भी लाइट डाल लो, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम लाइट है, तो इंटेंसिटी में 20 बंदे चिल्ला रहे हैं, 20 अपने मन के अंदर चिल्ला रहे हैं, अपने मन के अंदर बातें कर रहे हैं, एनर्जी है ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, तो कोई सुन पाएगा क्या? नहीं। तो बहुत 20 बंदे चिल्ला रहे हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा और बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, तो सामने से लोग बाहर भी आएंगे और भागते हुए आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। ओके, डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट, एक नया टर्म तुम्हें याद रखना है, दैट इज वर्क फंक्शन। इसको हम फाई बोलते हैं, सॉरी फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, चाहे फाई से कर लो या दो नाम या होता है या W0 से कर लो, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है? हमें पता है हर मेटल में ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग रहे हैं, मेटल सॉलिड फॉर्म है, और हमें पता है सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो मेटल में तो पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। मेटल्स में जो पार्टिकल है उसके बीच तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब उनको निकालना आसान नहीं है, मतलब उनको निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। इतनी एनर्जी की लाइट फोटोन आते हैं, धक्का मारते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर अगर उतनी एनर्जी से फोटोन नहीं आते हैं, धक्का नहीं मारते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। मतलब एक इसमें से ये मेटल की प्लेट समझ लो, जस्ट इन टेकिंग एन एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ मेटल प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स बाइंड है तो साथ में बहुत तेजी से बाइंड है, तो उनको निकालने के लिए कम से कम एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। इस मेटल की भी मिनिमम एनर्जी होगी, जिस एनर्जी से मैं लाइट डालूंगी तब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, जो कम से कम लाइट सामने से ही फोटोन है, सपोज करो ये मेटल की प्लेट है, सामने से फोटोन आ रहा है, फोटोन क्यों आ रहा है? लाइट आ रही है, लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटोन आ रहा है, तो इस फोटोन के पास उतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, कम से कम एनर्जी होनी चाहिए कि जब वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। वो मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी, वो एक कम से कम एनर्जी है जिससे फोटोन को इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना है ताकि वो बाहर निकल जाए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन। समझ में आ गया? वर्क फंक्शन इज W0, ठीक है, और फाई। आप सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ये मेटल प्लेट थी, मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मैंने इसको बहुत एनर्जी दी, बहुत अच्छी एनर्जी दी, मैंने एक अच्छी खासी एनर्जी दी इसको, एक अच्छी खासी एनर्जी दी, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी दी। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 काम होंगे। अच्छी एनर्जी, फोटोन बहुत एनर्जी से आ रहा है, 2 काम होंगे, फोटोन टकरा के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देगा, रिमूव करा देगा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो लिमिट वाली एनर्जी, मतलब वर्क फंक्शन क्रॉस हो गया है, मिनिमम एनर्जी दे दी है। मिनिमम एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी होती है कि इसके पड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए, ये होता है मिनिमम एनर्जी। ये आ रहा है बहुत तेज़ी से, सपोज करो एक रॉकेट की स्पीड से आ रहा है, बहुत तेज़ी आया, ऐसे करके बैम करके टकरा गया, बहुत तेज़ी से आ रहा था, तो इसने 2 काम करे। बहुत तेज़ी से, बहुत एनर्जी से आ रहा था, तो पहली बात तो इस मेटल का मिनिमम एनर्जी तोड़ा,
इलेक्ट्रॉन को बहुत धक्का दिया, उसकी मिनिमम एनर्जी टूट गई, वो निकल गए। बाकी बची हुई एनर्जी का क्या होगा, बाकी बची हुई इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो है कि मिनिमम एनर्जी क्रॉस हो गई, साथ साथ उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब अगर बहुत एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दो काम होंगे, पहले तो उसका मिनिमम एनर्जी क्रॉस होगा, मतलब वर्क फंक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ उसकी काइनेटिक, क्या दो चीज़ें होगी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन। और हमें पता है, हमने प्लैंक्स चैप्टर में अभी पढ़ा था इससे पहले कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=h²। वो ये फाई क्या है, फाई वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, φ=h/μ0। μ0 क्यों, कम से कम एनर्जी के लिए लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, φ=h/μ0। μ0 इज लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अगर मिनिमम है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम लेनी पड़ेगी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसलिए ये अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पुट कर दो, h/h/0 प्लस हाफ mv²। हाफ mv² क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। h/0 h/, को एक साइड ले आओ, माइनस, ये यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू हाफ mv²। दोनों के पास h है, h कॉमन ले लिया, मैं यहाँ कर रही हूँ, बाकी का बचा हुआ h कॉमन ले लिया, तो न्यू माइनस μ0 इक्वल टू हाफ mv²। ये इसको इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन क्यों आइंस्टाइन इक्वेशन, क्योंकि ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरी बातें किसने करी थी, आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। इसको बोलते हैं, क्या करा मैंने, देखो ध्यान से देखो, पहले वर्क फंक्शन समझते हैं। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है, कम से कम एनर्जी जो एक फोटोन को लेके आनी है ताकि इलेक्ट्रॉन को धक्का दे सके, ठीक है। अब फोटोन आ गया बहुत एनर्जी के साथ, वो बहुत एनर्जी E है, बहुत एनर्जी के साथ फोटोन आ रहा है। फोटोन वो पार्टिकल है जो लाइट में से निकलते आए और बहुत एनर्जी से टकरा गए मेटल के साथ। जब वो मेटल के साथ टकराए तो दो काम हुए, मिनिमम एनर्जी मिल गई, वर्क फंक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्लस जो बची कुछ एनर्जी जिसके साथ वो आ रहा था वो उसको इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देगा। तो दोनों काम हुए, मिनिमम एनर्जी भी मिल गई और काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। मिनिमम एनर्जी का फॉर्मूला होता है h/0। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E=h², प्लैंक ने जो हमें दिया था। मिनिमम एनर्जी का फॉर्मूला होगा h/0। नॉट क्यों, मिनिमम एनर्जी इज द लिमिट एनर्जी, इतनी तो देनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी तो लिमिट फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी, और लिमिट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसलिए μ0। E और फाई की जगह ये मैंने पुट कर दिया, E की जगह h/, फाई की जगह h/0। फाई इज द वर्क फंक्शन, h/, h/0 दोनों को एक साइड, ये इक्वल टू है यहाँ पर, ठीक है। h/0 को इस साइड दिया है, दोनों के पास h था, कॉमन निकाल लिया, दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन। क्यों आइंस्टाइन इक्वेशन है, बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला E=h/, फॉर्मूला विच इज अ प्लैंक फॉर्मूला, प्लैंक कांस्टेंट फॉर्मूला, and C = μ/λ. This is wave nature of EM radiation. These three formula are very important from this chapter and from the numerical point of view. Okay, तो याद रखना ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से इंपॉर्टेंटली करने हैं। E=h/, पार्टिकल नेचर दिखाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। C = μ/λ, वेव नेचर दिखाता है, C स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ, और h/, माइनस μ0 हाफ mv²। हाफ mv² यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। डन, यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होता है। अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमारा डुअल बिहेवियर ऑफ EM रेडिएशन खत्म होता है। डुअल बिहेवियर कैसे देखा हमने देखा कि EM रेडिएशन के दो बिहेवियर है, एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर है और एक वेव लाइक। वेव लाइक बिहेवियर से क्या निकल रहे थे, जिसमें हमने EM स्पेक्ट्रम पढ़ा था। वेव लाइक बिहेवियर से फॉर्मूला आया हमारा, मैं इसको रब कर देती हूँ, तीनों फॉर्मूले आपको बताऊंगी, ठीक है। वेव लाइक से सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसको भी रब कर देती हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था हमने C = μ/λ, ये पहला वाला फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा E=h/, ठीक है। ये वेव का था, वेव नेचर का था, ये पार्टिकल नेचर का था, और ये आइंस्टाइन इक्वेशन थी। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छे से कर ले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी थ्योरी भी आती है, तीन ऑब्जर्वेशन जो मैंने बताया, और आइंस्टाइन फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आता, पर आपको ये तीन फॉर्मूले पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, हेनरी हर्ट्ज ने। भाई थ्योरी
इसका कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन। दैट्स वाई जो हम फाइनल इक्वेशन आती है हमारी, इसमें वर्क फंक्शन है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उस फाइनल इक्वेशन को हम आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं। डन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगले सेशन में करेंगे।